नमस्कार भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आज मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ, जनता के साथ मौजूद हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि स्टूडियो में क्यों, कि कभी कभी बात जो है स्टूडियो के अंदर से भी होती रहनी चाहिए, राब्ता कायम रहना चाहिए। और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे आपका परिचय भी कराऊंगा, और जो हमारी जनता बैठी है उसका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। थैंक यू सो मच। वैसे स्टूडियो के अंदर बैठी हुई जनता भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन यकीनन सब बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में एक बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह बदलावों का समय है या ये दशक है, और हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं, अवसर जो हैं, उनका लाभ उठाना चाहिए। सवाल यहीं से उपजा कि 2047 की अगर हमें तैयारी करनी है या हम तैयारी कर रहे हैं, यानी उसकी बैकग्राउंड तैयार है, फाउंडेशन रखी हुई है या फाउंडेशन रखनी है, तो क्या क्या जरूरी है, क्या कैसे करेंगे, कैसे सपना देखें और कैसे सपने को पूरा करें, क्योंकि सपना वही अच्छा जिसके लिए आगे बढ़ें और पूरा कर सके। सही कहा ना मैंने? बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, सिद्धार्थ यादव जी, जो आज बीजेपी का जिम्मा संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच। मलूक नागर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स एमपी हैं, स्पोक पर्सन हैं राष्ट्रीय लोक दल के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब। हमारे पुराने प्रवक्ता जो अक्सर हमारी डिबेट में शरीक होते रहे, अरविंद वाजपेयी जी, चीफ स्पोक पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आलोक शर्मा जी, जिनका ताल्लुक हमारी फुटपाथ की डिबेट से भी है और बड़े अच्छा बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का जिम्मा संभालेंगे। और अखिलेश कटियार जी, समाजवादी चेतना के समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। वैसे तो मैं प्रधानमंत्री की बात को मैंने रख दिया, लेकिन राहुल गांधी ने भी लोकसभा में भी बोला इस बात को कि चक्रव्यूह देखा है, पद्मव्यूह उसका एक जो उदाहरण है वो पद्मव्यूह है। लेकिन है तो सवाल ये कि हमने सपना कैसे देखा है, 47 तक का सपना कैसे देखा है, और 47 के सपने को पूरा करने के लिए तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हैं, आर्थिक कंपोनेंट्स हैं, सोशल कंपोनेंट्स हैं, तमाम देश की सामने की रचना रखी हुई है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के आलोक जी से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आलोक जी, मैं शुरुआत करूं आपसे। तो आलोक जी, 2047 में आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं कि 2047 में भारत कैसे विश्व शक्ति बनेगा और कैसे तैयारी होगी? देखिए, मैं समझता हूं कि देश को विश्व शक्ति बनना चाहिए और उसके लिए तमाम आधार भी होने चाहिए। लेकिन पिछले 10 वर्षों का जिस तरह का इतिहास रहा है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें नकारात्मक होती चली गई हैं, और उसकी शुरुआत उस चक्रव्यूह से ही होती है, और चक्रव्यूह लाल किले की प्राचीर से शुरू होता है जब देश के प्रधानमंत्री वहाँ से झूठ बोलते हैं। जब झूठ बोलकर देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री देश को हिंदू मुसलमान में 80-20 में ईदगाह और तमाम चीज़ों में बांटने का प्रयास करते हैं, तो वहीं से शुरुआत होती है। हमारे समय में आरटीआई हो, सूचना का हमने अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, मनरेगा दिया, फूड सिक्योरिटी बिल दिया, तमाम चीज़ें दी। लेकिन उसके बाद 10 वर्षों में केवल और केवल देश के अंदर विभाजन की नीति रही, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो। आज बीजेपी के ही तमाम लोग कह रहे हैं, एक विधायक, पूर्व विधायक, उन्होंने कहा कि इतना भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा। आज पुलिस ही पुलिस को भ्रष्टाचार के आरोप में अरेस्ट करती हुई चली जा रही है। पुल जो हैं वो तमाम गिरते चले जा रहे हैं, रेल के हादसे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 50 दिन में 10 से ज़्यादा आतंकी घटनाएं हो गई हैं, और कल तो एक कमाल ही हुआ कि हिंदुस्तान के पूरे मीडिया के साथियों को संसद में एक कमरे में ठूंस दिया गया। तो कहीं ना कहीं आवाज़ को किस तरह से दबाने का काम हुआ। और आज हालत यह है कि पिछले महीने एक रिपोर्ट आई कि 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से हैं, कुपोषण के शिकार हैं। केवल नारे देने से विश्व गुरु नहीं बनेगा कोई। रोज आए दिन पेपर लीक होंगे और आप कहेंगे साहब हम विश्व गुरु बनेंगे। थैंक यू सो मच सर। 32 रुपए पर कैपिटा पर किसान की आमदनी घटकर 27 पर आ गई। भाषण था कि किसान की आय 2022 में डबल हो जाएगी। अब 47 का सपना, सपनों में देश नहीं जी सकता। कारण क्या है कि सपनों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता और सपनों में देश को नहीं रखा जा सकता। सपनों को देश में नहीं रखा जा सकता, सपनों पे जीएसटी नहीं लगता। मैं बिल्कुल बराबर आपका पार्टिसिपेशन भी लूंगा
और तमाम सारे युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी दिख रहे हैं और मध्य आयु वर्ग की और गृहिणियां भी दिख रही हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं यकीनन उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात को समराइज कर दूं तो उन्होंने कहा कि 10 साल से ऐसा है, यानी उससे पहले गाड़ी पटरी पे थी देश की और गाड़ी दौड़ रही थी फटाफट, लेकिन ये जो 10 साल हुए गाड़ी इसी में गड़बड़ाई और इसी से सब कुछ बिगड़ा। तो मैं आपके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन बीजेपी का ओपनिंग रिमार्क जी। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने हमारे देश के लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने क्या बोला उसका उल्लेख उन्होंने शुरुआत में अपने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, लाल किले की प्राचीर से बोला। जिस विकसित भारत की हम चर्चा कर रहे हैं उसका जिक्र भी देश के आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर देश की लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने किया। देश को 5 प्रण देने का काम किया। यह कहा कि 2047 में यह भारत सपना देख सकता है कि हम एक विकसित भारत हो सके, तो वो भी लाल किले की प्राचीर से किया। पर आलोक जी के घर में टीवी दूसरा होगा, क्योंकि मैं 2014 से लेकर के 2022 तक उन्होंने क्या क्या बोला, मैं उसका अगर सोचूं तो मुझे तो समझ में नहीं आता। 2014 में उन्होंने बोला था जनधन का अकाउंट, 2014 में उन्होंने मेक इन इंडिया बोला, 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत बोला, हकीकत बनी। 2015 में उन्होंने बोला कि 18,500 गांव में देश में बिजली पहुंचे, आजादी के बाद हम बिजली नहीं पहुंचा पाए गांव में, हकीकत बनी। ओआरओपी बोला, हकीकत बना। सबके लिए आवास बोला, 3 करोड़ आवास बने। 2016 में उन्होंने बीपीएल के लिए 1 करोड़ हेल्थ कार्ड बोले, वो हकीकत बना। 2017 में उन्होंने पूर्वी हिस्सों का विकास बोला, वो हकीकत बना। 2018 के अंदर उन्होंने किसान की आय की लागत को 1.5 गुना बढ़ाने की बात करी, वो हकीकत बना। 2019 के अंदर उन्होंने खुले में शौच से मुक्त भारत को करने की बात कही, 11 करोड़ सुपर टॉयलेट्स बने, वो हकीकत बनी। 2020 में उन्होंने डिजिटल इंडिया का मिशन बोला, वो हकीकत बना। 2021 में उन्होंने गति शक्ति बोली, वो हकीकत बनी। 2022 में उन्होंने 75 अमृत सरोवर की बात करी, प्रण की बात करी, वो भी हकीकत बनेगा। इनको नहीं समझ में आएगा, इनके बाद वो पल्ले नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इनके काल की अगर बात कर दी जाए, इनके काल की बात कर दी जाए तो बहुत से युवा और खास तौर से जो मध्यम वर्गीय लोग या जो बुजुर्ग साथी बैठे होंगे उनको याद होगा 2004 से 14 के बीच में भारत की इकोनॉमी का क्या हाल हो गया था। 6 महीने की फॉरेन रिजर्व बची थी, 24% का ग्रॉस नॉन प्रॉफिट जीएनपी था हमारे देश में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट 24% पे। इनके काल में आज वो 17 महीने पे हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। आज देश जब वहां पे सिंगल डिजिट में ग्रोथ रेट थी, डबल रेट में इन्फ्लेशन था, आज डबल रेट में ग्रोथ रेट की ओर हम सोच पा रहे हैं। 8% से ऊपर हमारी ग्रोथ रेट है और 5% से पीछे इन्फ्लेशन है। ये 10 साल के अंदर हमने करके दिखाया। इनका टीवी में वो नहीं दिख पा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? टीवी में क्या दिख पा रहा है वही बता देता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले वो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। उत्तर दे रहा हूं, उत्तर का उत्तर दे रहा हूं। बस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बोला मैंने धारा 370 हटा दी। मुझे आज तक कागज नहीं मिला है कि धारा 370 इस संविधान का अब हिस्सा नहीं। उसके अंदर दो परिवर्तन किए, और अगर किसी को मिला हो तो सबके हाथ में मोबाइल है, वो कोई भी मुझे बताए उसमें आर्टिकल 370 के बारे में जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है। यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। ये चेंजेस आप कर लेते? अब मैं वही कह रहा हूं, हमने 36 चेंज साल आपके पास आप कर लेते। लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको बीच में नहीं बोला। हमने 36 चेंज किए ऐसे, और ये तो अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर कहा। 2 प्रधानमंत्री होते थे, क्या हटे कि नहीं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता था, वहां पर उनको किया कि नहीं किया? अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कहते हैं धारा 370 हट गई, मुझे 50 गज जमीन दिलवा दीजिए जम्मू में, मैं लेना चाहता हूं और प्रतीक भाई के साथ ज्वाइंट नाम पे लेना। अगर किसी के अंदर हिम्मत है, दूसरे दिनों के बाद ये नया पुरस्कार है मेरे लिए। एक मिनट प्रतीक भाई, अभी इन्होंने कहा मेक इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया। अरे चाइना से 4 गुना इंपोर्ट बढ़ गया, ये मेक इन इंडिया कहां चल रहा है? आप बार बार कहते हैं कि साहब हमने बहुत पूर्वी इंडिया का विकास कर दिया। अरे मणिपुर का हाल देखिए जाकर, हमारी बेटी बहनों के साथ क्या हुआ वहां पर। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। प्रतीक जी छोटा, इन्होंने तो मोदी जी ने तो ये भी कहा था, मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। मोदी जी ने तो 100 स्मार्ट सिटी भी कहा था, एक का नाम जरूर बता के जाइए। हर स्मार्ट सिटी के अंदर क्या हाल हो रहा है, अयोध्या में क्या हाल हुआ है। मैं बिल्कुल देखिए, सवाल तमाम डिबेट की तरह भटकेगा नहीं। अब इनने बात करी धारा 370 पे, इनने बोला बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए। इनने बोला कि देश में हमने धारा 370 नहीं हटाई। तो कोर्ट में क्या चाय पकौड़ी खाने गए थे? कौन गया? 3 साल से केस लड़ रहे हैं, मैं उत्तर देता हूं। 3 साल से केस लड़ रहे हैं
3 साल से केस चल रहे हैं कि ये धारा 370 तो गलत हटाई गई, संविधान का ऐसे ये संशोधन नहीं कर सकते थे, ये तो इनका मुंह बिल्कुल गलत था। सुन लीजिए जवाब। दूसरी बात, पूर्वोदय में इन्होंने बात करी। अब देखिए प्रतीक जी, अगर ऐसे चलता रहेगा तो मैं भी बीच में बोल सकता था, मैं भी बीच में बोल सकता था। अगर ये बात पूरी नहीं होगी। आलोक जी, युवा को मिलना चाहिए मौका पूरा। अकेला युवा यहाँ पे 2047 का मैं ही देखूंगा। युवाओं को भी विकसित झूठ बोलना भारत, सुनिए पड़ेगा। बात, अरे विकसित बात भी नहीं सुनेंगे। अब मैं अंतिम बात बोल रहा हूं, और झूठ गंभीर बोला बात जाएगा है। तो प्रतीक रोक अरे नहीं, बिल्कुल झूठ बोलेंगे, मैं पकड़ लूंगा। 17 केस में से 9 केस दो वो है कि धारा घंटे- 370 मैं जरूर पकड़ लूंगा आलोक जी, जैसे वकील खड़े हैं यहाँ पे। प्रतीक जी, मैं केवल एक सेंटेंस बोलूंगा, दूसरा नहीं बोलूंगा। प्रतीक जी, ये एक कैसे बात सेंटेंस हुई बोलूंगा। प्रतीक जी, बताइए आप। 17 केस में से 9 केस ये हैं कि धारा 370 हटाई जाए। अगर वो धारा 370 हट गई तो वो 9 के 9 केस क्यों चल रहे हैं? 370 पे सुप्रीम कोर्ट में जो बहस और तमाम चले, तो वो क्या था? वो देश में सब देख रहे थे, तो वो सवाल जवाब मालूम है सब। ये देश ना तो उसके आंखें ऐसा बंद है और ना तो कान बंद है। तो जो 370 पे उन्होंने बात कही, इस देश में सुप्रीम कोर्ट में बहस चली लंबी, पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखी उसे। बिल्कुल, तो वो सबको मालूम है, उदाहरण देने की जरूरत नहीं ना। तो अब मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। देखिए, मैं पेशे से खुद भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। 370 की पूरी सुनवाई मैंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के सुनी है, स्वयं सुनी है। 370 धारा हटाने के लिए हमारी सरकार ने, जो ये लोग कुकर्म करके गए थे ना, पूरा शो हो सकता है 370 पे, कैसे इन्होंने क्या बदला संविधान के अंदर, किसको छुपा दिया गया, कहां जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरी से संविधान की ओरिजिनल प्रति लानी पड़ी, उसको बदलने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इनने बोली, अभी एक्सपोज कर देता हूं आलोक शर्मा जी को। इनने बोला नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, पूर्वोदय की बात ये कर रहे थे। 10 साल से इनके सांसद, इनके देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आसाम से सांसद थे। 10 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, इनकी पार्टी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 साल से आसाम से राज्यसभा के सांसद थे। प्रधानमंत्री रहते हुए आसाम नहीं जा पाए। लेकिन ये था नॉर्थ ईस्ट का मॉडल। ये नॉर्थ ईस्ट में ये लोग किया करते, लेकिन थे। एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोदय में कभी इन्होंने विकास नहीं किया। ये इनकी सच्चाई थी। और यहाँ टीवी में खड़े होकर के बात बोलते हैं, 2 मिनट तक झूठ बोलते रहे। पुलिस बन के मुझे पकड़ना होता ना, आप बोल ही नहीं पाते, आप बोल ही नहीं पाते। उत्तर प्रदेश आलोक जी बोलिए। मेरा ये मानना है कि हमारे पास ऐसे एक मिनट और आराम से क्या करते हो बेटा? कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट। कहाँ? यहाँ पे दिल्ली में? नोएडा में। नोएडा में जी। कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद के। बोलो। मेरा ये मानना है कि हमारे पास इस वक्त ऐसे लीडर हैं जो हमको अच्छी दिशा में लेकर जा रहे हैं आगे। क्या बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के पास ऐसे लीडर्स हैं जो फेस बन के कंट्री का हमें अच्छी दिशा में ले जाएं? जी, ये सवाल रखा इन्होंने कि 2047 में लीड करने के लिए क्या हमारे पास लीडर हैं? क्या हमारे पास विपक्ष में ऐसे लोग मौजूद हैं जो विजनरी हो, या विजन के साथ चल रहे हो, या एक सपना देख रहे हो, या उन्होंने 2047 का या 57 का या 60 का 2060 का कोई विजन देश के सामने मैप, रोड मैप रखा हो? इनका कहना है कि बीजेपी के पास एक लीडर है। कटियार साहब, समाजवादी पार्टी। प्रतीक जी, बहुत अच्छा सवाल इस नौजवान ने रखा। हम एक बात जानते हैं कि ये देश नेताओं से चलता है, लेकिन उससे पहले नीतियों से चलता है। देश को नेताओं से ज्यादा सही नीतियों की जरूरत है, और सही नीतियों का नेतृत्व करने वाला आदमी को हम अच्छा नेता कहते हैं। एक बात, आप सब लोग हैं, आपके जीवन में क्या इस देश में गरीब और अमीर के बीच में दूरी घटी है क्या? अगर इस बीते 10 साल में हमने घटाई होगी तो हम आने वाले 20 साल में और घटाएंगे। क्या श्रम का सम्मान बढ़ा है? यह सवाल है मेरे आपसे। मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम 2 अलग तरीके के श्रम होते हैं। एक मानसिक श्रम करता है, एक शारीरिक श्रम करता है। दोनों के कीमत में कितना बड़ा भेद हो गया है। क्या इस भेद को रहते इस देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है? मैं ये बेसिक सवाल कर रहा हूं। हम ऊपर बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बुनियाद में नहीं गए और हम विकसित देश की बात करते हैं, एक आदमी को करोड़ रुपए डेली कमाता है, एक को 23 रुपए। असमानता इतनी है। क्या हमने शिक्षा के ढांचे में कोई इतना बदलाव किया है? आप सब लोगों के संबंध गांव से हैं। क्या वहां पे ऐसी शिक्षा है जिसमें 20 साल के बाद जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो विकसित भारत का नागरिक बन सके? क्या ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हमने विकसित कर ली है जहां पे हम ये कह सके कि हमारी जिंदगी सुरक्षित है, कोई भी दिक्कत होगी हम सरवाइव करेंगे, मेरा देश मेरे साथ है? हमने टैक्स का सिस्टम जो बनाया है, हम विकसित देशों के तर्ज पे इस देश के आम आदमी से टैक्स लिया जाता है। क्या सुविधाएं दी जा रही हैं वैसी? अगर ये ढांचा सही चल रहा है, ये सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। अगर ये सवाल जवाब नहीं मिलेंगे तो
तो देश कोई जादू की छड़ी से विकसित देश नहीं बनेगा। जी, और कन्हैया अगर साहब कोई बहुत झूठा बैलेंस सपना बोला। बेच रहा है मैं तो आपकी निश्चित तौर पे बैलेंस आप बोला। लोगों की आंख पे पट्टी बांधने का काम किया जा रहा है। झूठी बातें, झूठे मैं सपने बैलेंस से बोला। देश को विकसित नहीं बनाया जा सकता। जी, क्वेश्चन है आपका। मैं बिल्कुल मैं जा रहा था मलूक साहब के पास। जी जी, आपका नाम, खड़े हो जाए, अच्छा लगेगा। जी जी, मैं बीनू चौहान हूँ और सर मेरा क्वेश्चन आप ही से है। आपके जितने क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे वैलिड क्वेश्चंस हैं, बट मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस पार्टी के एक ही परिवार के 5 लोग सांसद हों, उसमें आप लोगों का क्या विजन है सर? आप लोग कैसे देख रहे हैं कि अगर एक परिवार का 5 सांसद, समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है, तो आप लोग क्या काम कर रहे हैं कि परिवारवाद कैसे खत्म करेंगे? विजन आपका कहाँ जा रहा है? मतलब आप मानती 2047 में एक बाधा यह भी है कि परिवारवाद से राजनीति को मुक्त होना चाहिए, लीडरशिप मुक्त होनी चाहिए। जी नहीं जी, नहीं ठीक है, लेट हिम रिप्लाई। चौहान लेकिन सवाल आपने मूलभूत बने, वो नागर साहब आपके पास रहेंगे। जहां पे इन्होंने शुरू करी थी, क्या गरीबी को हटाने का कोई वादा है? तो 10 साल में कितने हजार, वो वहां से आंकड़ा शुरू होगा। लेकिन आपके ऊपर एक सवाल है कि लीडरशिप जो है परिवारवाद से मुक्त होनी चाहिए अगर 2047 का आप सपना देखना चाहते हैं तो। नहीं, लीडरशिप में जो बातें नीतियों से बननी है, जो सही विमर्श से चीजें खड़ी होनी है, उसमें परिवारवाद आपको कहां बाधा लगता है? मैं ठीक है, वो बात आपका एक एंगल है, लेकिन जिन मुद्दों पे मैंने आपसे सवाल खड़े किए, क्या उन मुद्दों में परिवार की बाधा लगता है आपको? विजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक ही परिवार के 5 लोगों का एक विजन है कि हमें सत्ता में आना है, जैसे भी आना है, तो वो विजन देश के लिए क्या कर रहा है सर? आगे जाके वो 5 लोग 15 भी हो जाएंगे, 20 भी हो जाएंगे, तो क्या परिवार देश को चलाएगा या देश के लोग, देश की जनता और देश का जो विजन है आगे के लिए वो चलाएगा? देश की जनता ही देश को चलाएगी। उसी देश की जनता ने उन लोगों को चुन के भेजा है, और हम इस बात को करते हैं कि जो समाजवादियों के हम नेतृत्व करते हैं, हम उनके नुमाइंदा बन के खड़े हैं। पूंजी के विकेंद्रीकरण का नाम समाजवाद है, और समाजवादी दर्शन और समाजवादी विचार हमेशा इस देश को देता रहा है। हम उस मुद्दे पे मैंने आपको रखा कि जिन विचारों पे हम, चेहरे पे मुस्कान आ गई इनके। जी हाँ, क्या सवाल का जो मुझे मालूम है आप पूछेंगे क्या? जी बोलिए। मैं, मुझे मालूम है, मतलब जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, नो, लेट हिम। बोला पूंजी के विकेंद्रीकरण का जो नाम है वो समाजवाद है, और सत्ता के एकत्रीकरण का नाम भी समाजवाद है। अब 42 लोग एक परिवार से थे एक समय में सत्ता में, तो दिन मारेगा भी थोड़े, तो 5 सांसद। ये डिबेट रोक रहा हूं क्योंकि ये असंतुलित है। संतुलित होने दीजिए, आरजेडी को आने दीजिए। जी, मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि लोकतंत्र में सभी समाज के लोगों को हिस्सेदारी बराबर मिलनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना का मुद्दा इसीलिए लेके आए थे क्योंकि सब जातियों की संख्या पता चले, उनकी शिक्षा पता चले, उनके रोजगार पता चले। ये बात जो एक एक्सरे करने की समाज की जो एक योजना थी, हम ये चाहते थे कि इस देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो किसके पास क्या है, क्या नहीं है, कहां से आएगा, कितनी परिस्थिति कैसी है, समाजवादी शुरू से इस बात को मांग करते रहे। हम ये चाहते हैं कि समाज का पूरा एक्सरे हो और सबको बराबर हिस्सेदारी मिले, और वो पिछड़ों के बराबर है। राइट, सबको बराबर हिस्सेदारी मिले, यानी जातिगत जनगणना की बात पे वो धीरे से आगे। 2047 का सपना एक्सरे समाज का होता हुआ, यंगस्टर्स भी सवाल पूछे। जी पर क्विक, नाम बताओ अपने बेटा। नमन शर्मा। कहां से आना हुआ? सर नोएडा से ही। नोएडा से। क्या काम करते हो? सर जर्नलिज्म। रहने वाले कहाँ के हो? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। ये मैं सब चीजें पूछता हूँ जरूर भाई, इसको बुरा ना मानना, कोई जनगणना नहीं कर रहा हूँ। जी अब बोलो। इनके बयान पे मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के। जी मैं यही बताऊंगा क्योंकि अभी इंडिया लाइन्स है साथ में। क्योंकि इनके अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा कि अभी तक जाति जनगणना नहीं हुई है, इसीलिए जो हमारे देश के युवा हैं, देश के लोग हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इन्हीं को मैं बता देना चाहता हूँ, 2004 में राहुल गांधी जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश में जाति के हिसाब से जनता को नहीं बांटना चाहिए, और आखिरी कास्ट सेंसस हमारा 1931 में हुआ है। तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि कांग्रेस के राज्य में हमारे साथ अन्याय हुआ है? मैं इस पे आप हमसे जानना चाहते हैं ना? हाँ, मेरा ये एक सवाल है कि जाति जनगणना, राहुल गांधी जी का जो बयान था 1931 के बाद का, जाति जनगणना समाज के लिए बेहद जरूरी है। राहुल जी का भी क्या है, आप एक कॉमन परसेप्शन में ये देश जातियों का है, और जाति से बाहर यहां सम्मान और अपमान भी जाति के हिसाब से मिलता है समाज में। हम कोई बात किसी घाव पे, जख्म पे पर्दा डाल दें, उससे जख्म ठीक नहीं होता। जख्म को अखिलेश जी का इलाज करके ठीक करना अखिलेश जी का चाहिए। एक बयान है, बहुत अखिलेश कटियार जी का ही बनिया है बयान, और वो ये कहते हैं कि
जाति जो है सच्चाई है, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, ये आपने हम डिबेट में एक कहा। बात इस पे आगे कहते हैं कि समता बिना समाज नहीं है। राइट, और ठीक भिन्न ठीक समाज ठीक है, मैं जनराज्य बहुत नहीं। बहुत और बहुत जिसमें डिबेट समता करूंगा की क्योंकि चाह बहुत नहीं, आसान वो थी, बढ़िया इंसान बहुत है। सरल रखनी है मुझे। जी मलूक साहब, बगैर बगैर किसी को पूछे बगैर सबसे पहले मैं देखिए- सर, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी। देखिए मैं ऑफ कोर्स आप बोल दिएगा। देखिए जी। जो अभी आलोक जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा 370 नहीं हटा, तो मैं सीधा प्रश्न है, फिर 2 साल पूरे देश में हंगामा क्यों करा कि 370 क्यों हटाया गया? दूसरा, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा नेताओं से चलती है पर असलियत में नीतियां बननी चाहिए। अभी 3 दिन पहले नीति आयोग की मीटिंग थी जहां मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, और 2047 के लिए जब बहुत सारे लोग रहेंगे भी नहीं हमारे हम में से, नीतियां बनाने के लिए आ रहे थे, तो कांग्रेस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने क्यों बहिष्कार किया? ये 2 प्रश्न सीधा सीधा छोड़ रहा हूं इनके लिए। तीसरी बात, मैंने देखा है ज्यादातर एंकर प्रश्न पूछते हैं, ये नई परंपरा चली है, विपक्ष के लोग सारे के सारे एंकर से प्रश्न पूछते हैं आजकल, ये क्या खेल है? देखिए, भूमिका हमारी भी होगी, मैं इससे बच नहीं सकता। 2047 में भूमिका हम लोग की भी होगी, और हम अपना काम कैसे कर रहे थे। लास्ट बात, क्या बगैर नीति आयोग की मीटिंग में जाए, बगैर आई एग्री, देश के लिए काम करे, बगैर देश की जनता के लिए काम करे, बगैर एक नए भारत का निर्माण या एक शक्तिशाली भारत का निर्माण बगैर नीति आयोग के क्या कर सकते हैं? आलोक जी, अगर वो संस्था है, उसको उस पे ट्रस्ट है, और सारे लोगों का ट्रस्ट है, वो बनी इसीलिए नीति निर्धारण के लिए, तो उस पे सबका ट्रस्ट है, और उसके तो बगैर फिर हम क्यों, analysis नहीं फिर कर सकते। तो सीधा प्रश्न जैसे ये पूछ रहे हैं आपसे, सीधा प्रश्न मेरा भी आपसे, तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं सीधा छोटा सा उत्तर प्रश्न, दे क्या बगैर नीतियों के बनाए हुए, बगैर नीति आयोग में जाए हुए, क्या देश को आगे बढ़ा सकते हैं? ये या सवाल है, रुकावट डालते हैं देश को आगे बढ़ने में? ये सवाल मैंने अपने पास रखा। जी आलोक जी, एक शब्द आया ट्रस्ट। नीति आयोग की बैठक में अगर ट्रस्ट नहीं होगा, बजट अगर 2 राज्यों के लिए आएगा, अगर जीएसटी का पैसा राज्यों का डिले होगा, अपोजिशन पार्टीज की जहां सरकारें हैं उनके साथ भेदभाव होगा, तो स्वाभाविक है कि ट्रस्ट टूटेगा, और ट्रस्ट टूटेगा तो नीति आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की क्रेडिबिलिटी गिरेगी, और यही संविधान को खतरा है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। 10 साल पहले सब ट्रस्ट था, 10 साल के अंदर ट्रस्ट टूट गया। जी ऑफ कोर्स, एक लाइन साहब, जी ऑफ कोर्स आपको देखिए, अगर नीति आयोग में नीतियां बन रही हैं 2047 के लिए नए भारत की, तो बाइकॉट, संसद चलती है तो बाइकॉट, संसद में बिजनेस की मीटिंग में क्या सब्जेक्ट रखे जाए तो बाइकॉट, देश में और कोई नीति बनती है तो बाइकॉट। ये बाइकॉट करना चाहते हैं। एक बात और इसमें सीधा, कि ये इन्होंने कहा कि 10 साल कुछ नहीं हुआ, तो क्या लोकतंत्र प्रजातंत्र को ये मानते हैं? कांग्रेस 44 पे सिमट गई और दूसरी बार 52 पे सिमट गई, तो क्या ये मानते हैं कि देश की जनता बेवकूफ थी जिन्होंने इनको कम रखा, या एनडीए को या बीजेपी को ज्यादा रखा? वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। सर मैं दे दूंगा छोटा सा जी, उत्तर। अब मैं आरजेडी को दे छोटा सा दूं, उत्तर। 1 मिनट आरजेडी को दे दूं, उसके बाद पैनल मैं दे दूंगा, मैं आपको भी दे दूंगा। आरजेडी 2047 सपना देख रहे हैं। नहीं, सपना देखिए, हम भी देखते हैं, हम हाँ। भी चाहते हैं कि अरे आप हमारा- बहुत एक मैच्योरिटी सेकंड, के साथ दिखेंगे हम वहाँ। बोलना शुरू किए, आप टोक रहे हैं, हमें बोलने दीजिए। अरे मैं क्यों हम टोकने वाला? चाहते हैं, हर कोई देश का चाहता है कि ये देश नंबर 1 पावर बने पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कैसे बनेगा सर? 2047 बस चिल्ला देने से बनेगा? आप इनकम इक्वालिटी की बात क्यों नहीं करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कहां पर खड़े हुए उसकी बात क्यों नहीं करते? मैं 3-4 बस उदाहरण देना चाहती हूँ। एक उदाहरण, G20 का पूरे कंट्री को, देश को बुलाए, क्या हमारे देश में वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज को बुलाया हमारे देश में, और यहाँ पर देखो, और ग्रीन कवर से झोपड़ियों को, झुग्गियों को छुपा दिए। ये क्या आप गरीबी को छुपाकर दुनिया में यह दिखाना चाहते हो कि हम कितना बड़े इकोनॉमिक पावर हैं? और दूसरा बात, अभी जो एक दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में जो 3 बच्चे मिले, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है, और उसको कैसे एनओसी दिया जाता है, पूरी तरीके से दिखाया कि दिल्ली में चलने वाली जितनी भी कोचिंग सेंटरें हैं कैसे चल रही हैं, वो तो एक दिखा, लेकिन सारे कोचिंग सेंटरों का यही हाल है। जब तक कुछ होगा नहीं, इनका ध्यान जाएगा नहीं। अभी आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है, करेंगे। लेकिन मैं तीसरा एग्जांपल जो उत्तर प्रदेश में हुआ, 121 लोग हाथरस में मारे गए,
121 लोग जो बाबा में, अगर वो हेल्थ फैसिलिटी वहां पर होती तो कितनी जानें बच चुकी होती। एम्बुलेंस नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर नहीं था, सिलेंडर नहीं था, कुछ नहीं था, और 121 जानें चली गई। ये उत्तर प्रदेश का हालत है। और 2047 की बात करते हैं। आप आज की बात करिए, आप आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करिए, आज के हेल्थ फैसिलिटी की बात करिए, आज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए। जब आप जी रहे हैं 2047 में आप नहीं होंगे, हम जैसे हो सके कई लोग नहीं होंगे, लेकिन उसकी बात आप नहीं करते हैं। आप गुमराह कर रहे हैं देश को। मैं बिल्कुल ऑफकोर्स मैं वाजपेयी जी का टर्न है, वाजपेयी जी का टर्न मैं दे दूंगा। मैं डिबेट एक्चुअली में डिबेट नहीं है, मैं दे दूंगा। हाँ जी, क्या नाम है साहब? मेरा नाम मुकेश। पर ये सब्र भी रखना पड़ेगा कि मुझे आता है, मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं। इन्होंने सब बोला, बाबा पे नहीं बोला। बाबा नहीं, कोई बात नहीं। ये इट्स योर व्यू, इट्स योर व्यू पॉइंट, योर व्यू पॉइंट। जी जी, राइट। आपने बहुत अच्छा ह्यूमन इंडेक्स मैं, लेकिन 47 तक कोई रहेगा। मेरा नाम मुकेश कुमार है। जी आराम से जी, चर्चा है, बहुत संयत से चल रहा है, कोई बहस नहीं हो रही। जी, नाम? मेरा नाम मुकेश है, मैं लाजपत नगर दिल्ली से क्या काम करते हैं आप साहब मुकेश जी? मैं एक ऑयल फील्ड कंपनी में काम करता था, आउट ऑफ इंडिया भी मैं रह के आया हूँ, साइप्रस में भी रहा हूँ, बहुत देशों में भी रहा हूँ मैं। और मैंने वहाँ साइप्रस में देखा, इतना सुंदर देश है, गरीब आदमी भी जो है ना वहाँ झाड़ू लगाने वाला, वो अपनी उसके पास गाड़ी है, अपना बंगला है, अब उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, और शाम को उसको आप पहचान नहीं सकते कि वो मैनेजर है या झाड़ू लगाने वाला है। जी बिल्कुल जी। मैडम बोल रही है कि उसने ये किया, यूपी में ऐसे हो गया, बिहार में वहाँ ये हो गया। ये बिहार का बताएं, बिहार में क्या? मैं रहता हूँ बिहारियों के साथ, मैं ऑयल फील्ड में जब काम करता हूँ ना, दुनिया भर के मजदूर मेरे साथ काम करते हैं, बिहार के होते हैं, आउट ऑफ इंडिया में भी नौकरी करते हैं वो लोग, वहाँ से पैसा बिहार भेजते हैं। आज से नहीं, मैं 47 साल मेरी एज हो गई, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ। वो पैसा बिहार भेजते हैं, बेचारों की हालत इतनी बुरी होती है, बाद में फिर आते हैं नौकरी करने, उनके घरों में ये हो गया, कभी वो हो गया, लूट मार। सवाल यहां से ये निकाला, मैं बैठा रहा हूं आपको, सवाल मैंने ये निकाला कि पलायन जैसे शब्द जो हैं, जो चाहे वो इंटरस्टेट हो, चाहे देश के बाहर के पलायन हो, 2047 में हम ऐसे मुल्क बने जिसमें हमारे पास हर हाथ को देने के लिए काम हो। ये ऐसा मुल्क होगा तो सशक्त भारत नजर आएगा। वाजपेयी जी, मैं ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा था मुझसे, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं ब्रेक, आपको बुलवाऊंगा पहले, उसके बाद ब्रेक लूंगा। जी पहले बोलिए। देखिए, आधे घंटे की बहस हो गई, सबके विचार आए जी। और उस विचार में विपक्षी साथियों के विचार क्या आए हैं? हाँ। कि 10 साल में ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। सिर्फ एक बात ये नहीं कहा कि 2047 का जो सपना मोदी जी देख रहे हैं या सरकार देख रही है, उसमें कोई योगदान आप दोगे, उसमें कोई सजेशन दोगे? पहले यही पूछा था। हाँ, तो नहीं दिया, आज तक कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। मेरे साथी ने ये जरूर कहा कि नीति आयोग की मीटिंग में अगर आप नहीं आओगे तो कैसे नीतियां बनेंगी? बाहर आओगे मीटिंग छोड़ के और कहोगे मेरा माइक बंद कर दिया, सिर्फ पॉलिटिक्स करोगे। देखिए, विपक्ष क्या है, संविधान की जो जिम्मेवारियां हैं वो सत्ता पक्ष की भी है और विपक्ष की भी है। देश की 140 करोड़ जनता जो है वो विपक्ष को विपक्ष का रोल करना है, हमको सत्ता का रोल करना है, लेकिन ये सहयोग नहीं करेंगे। हमारा विजन तो क्लियर, हमने 10 साल में भी करके दिखाया। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इसी सरकार ने बना के दिखाई है, और टारगेट ये है कि विश्व गुरु बनना है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर हमको दिखानी है। किसानों के लिए हम कानून लेके आए, बहुत सुंदर कानून थे जिससे विश्व के साथ समतल होके हम चल सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा भड़काया, हमने जनता के हित में वो कानूनों को वापस लिया। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री सम्मान निधि हमने लागू की किसानों के लिए, और 20 लाख करोड़ रुपया अब तक हम दे चुके हैं युवाओं के लिए। इस बार बजट में देखिए हमने अलग से। एक बात बताइए ईमानदारी से, क्योंकि आपके पास आखिर में आया हूं मैं, ब्रेक लूंगा इसके बाद। देश में बेरोजगारी के बारे में, जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, जो बेरोजगारी की दर है, उस पर सवाल नहीं, उसको टैकल, देखिए सवाल बहुत निश्चित तौर से, एक सेकंड, बहुत टैकल किए हुए हम आगे 2047 का सपना कैसे 2014 में ही आते हमने सबसे पहला कार्यक्रम किया, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अलग से बनाई, क्योंकि हमारी जानकारी में ये समस्या आई कि अगर आप स्किल लेबर नहीं करेंगे, स्किल नहीं करेंगे आदमी को, तो कैसे रोजगार मिलेगा। और उसके स्कीम के चलते हुए हमने ये क्या, कौन से खोले, वो खोले ना एक डेवलपमेंट सेंटर, नहीं वो एक और खोला बच्चों के लिए जो लोन वगैरह, मुद्रा लोन अलग से बनाया, पैसा बढ़ाया, पैसा दिया उनको बकायदा। और इसीलिए इस बजट में किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सवाल ये है कि 2047 में अगर विजन नहीं होगा,
साथी ने ठीक कहा कि नीतियां चाहिए, उसके लिए नीति बनाने के लिए विजन चाहिए और विजन मोदी जी की सरकार का है और उसी में काम कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन आपका क्या है, ये आपको देश की मैं इसी के सामने, इसे ब्रेक से पहले सवाल रख रहा हूं। जितने लोग बेरोजगारी है आलोक जी, सबके सामने सवाल है, आपके सामने भी है, उसमें 83% युवा है, 83% युवा है और आंकड़ों के साथ खड़ा हुआ है। और जो इसमें अनस्किल्ड है उसका प्रतिशत कम है, 3.4 के आसपास है, लेकिन जो स्किल्ड है उसका प्रतिशत ज्यादा, 29 के आसपास, फीसदी के आसपास है। और ये चौंकाने वाला आंकड़ा है कि स्किल्ड अनस्किल्ड, हाँ हमें मालूम है कि आपने बजट में बात की, लेकिन 2047 का जब सपना देखेंगे तो कॉपी तो सारी पलटी जाएगी, इधर से भी पलटी जाएगी, उधर से भी पलटी जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रज्ञा मिश्रा। क्या उम्र है तुम्हारी? 19 साल। 2047 यानी 20 साल और मान ले, 22 साल और 23 साल और, है ना, 23 साल बाद, ठीक है, हाँ सही है। तो तुम उस समय होगी लगभग 42 की। तो कैसा देखना चाहती हूँ भारत, तो किस तरह का भारत, ये जानना चाहते हैं सारे लोग। सर मैं सबसे पहले तो एजुकेटेड भारत देखना चाहती हूँ, जिसमें जो मतलब उसमें ये ना देखा जाए कि बच्चा गरीब है कि अमीर है, हर बच्चे को एजुकेशन मिले, अवसर, समान अवसर। हाँ समान अवसर, क्योंकि एजुकेशन जो होता है ना सर, वो विकसित भारत की, वो विकसित देश की नींव है। अब उसी तरफ हम देखें तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये नीट का स्कैम हो रहा है, कहीं कोई पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो सर इससे बच्चों के भविष्य पे बहुत बड़ा असर। राइट, ऐसा भारत जिसमें समान अवसर हो। युवा के कुछ सवाल जी, ऑफ कोर्स बीजेपी से। मैं बस 2 मिनट लूंगा, कुछ हाँ, बातें पहले पैनल पे भी आई और कुछ साथियों के जवाब। पहली बात तो अभी नीति आयोग की मीटिंग को मिस करने का जो बहाना इन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि सारा पैसा जब बजट में 2 राज्यों को दे दिया जाएगा तो हम कैसे जाएंगे। 48 आपने बोला, आप वापस जाएंगे आप पूरे बजट का अगर 2 राज्यों को पैसा दे देंगे। चलिए मैंने गलत बोला होगा, दर्शक देख लेंगे, रिकॉर्डिंग में जाएंगे, पीछे देख लेंगे, मैं जवाब दे। एलोकेशन ऑफ द मनी, 48 लाख करोड़ के बजट में 1 लाख करोड़ अगर 2 राज्यों को दिए जाए, और वो भी इस तर्ज पे, क्योंकि आंध्र प्रदेश को जो दिया गया वो एक्ट के तहत है जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, और बिहार को जो दिया गया वो देश से बाहर की स्थिति के कारण है, नेपाल से होने वाली फ्लडिंग के कारण। उसको बहाना बना करके देश के नीति निर्धारण की सबसे बड़ी बैठक में ये लोग नहीं जाएंगे। पहली बात, मैंने 2 मिनट मांगे थे पहले ही, सुन लीजिए आप। दूसरी बात, इन्होंने भी बात कही, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। हमने विकसित भारत की बात करी, हालांकि मैं आपसे पहले भी थी। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कहते कहते आलोक जी कहने लगे लेटो इंडिया, बैठो इंडिया। इंडिया के साथ ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। रखिए, हिम्मत रखिए। अब 1 मिनट ले रहा हूं, सुनने की हिम्मत रखिए। अगर देश में सपना देखा जा रहा है कि 2047 में भारत विकसित हो, तो इस सपने में कुछ गलती है क्या? आप मुझे कांग्रेस का एक स्टेट बताइए जिसने यह कहा हो विकसित हिमाचल प्रदेश 2047, विकसित छत्तीसगढ़ है, विकसित राजस्थान है, विकसित हरियाणा है। एक राज्य बताइए। अच्छा सवाल है भाई। विकसित 2047 में, मैं बस पूरी कर दूं अपनी बात। अच्छा सवाल। भारत विकसित 2047 में एक स्वप्न देख रहा है, सभी राज्य साथ चलना चाहते हैं, पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस पचा नहीं पा रही कि विकास हो कैसे रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 10 साल के अंदर जब इनकी सरकार थी, हमारे सभी राज्यों को अवार्ड मिला करते थे इनकी सरकार से। गुजरात को मिला गुजरात मॉडल के लिए, मध्य प्रदेश को मिला हाईएस्ट पल्सेस के लिए, छत्तीसगढ़ को मिला न्यूट्रिशन के लिए। 10 साल में बताइए इनके किस स्टेट को मॉडल मिला? क्या विकास कर दिया इन्होंने? 60,000 करोड़ कर्नाटक को दिया था, यूपीए ने 60,000 करोड़ कर्नाटक को दिया था, एनडीए ने 2,30,000 करोड़ दिया 10 साल के अंदर। क्या हालत कर दी कर्नाटक की? वहां पे बस के फेयर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है, झूठ बोल के खटाखट 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 करते रहेंगे पूरे दिन, उसके बाद कोई परिणाम उसका निकलता नहीं। ये अगर इनकी सच्चाई है तो विकसित भारत ऐसे नहीं बनेगा। राइट, ये विकसित भारत बनाने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में 50,000 सरकारी स्कूल बंद हुए। हमारी सरकार तो नहीं थी। 9,000 स्कूल केवल अकेले गुजरात के अंदर बंद हुए। कर्नाटक और हिमाचल में कितने स्कूल हैं? लगभग 13,000 स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अंदर जहां खटाखट 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 डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर एक भी टीचर नहीं है। आपके पास आंकड़े अगर हो तो पूरा एक तरफा देखा करें। एक आंकड़ा मांग रहा हूं, आपने कितने स्कूल बनवाए? आलोक जी वो गुजरात में, आलोक जी वो गुजरात के स्कूलों के बारे में कहते हैं कि जिस स्कूलों में परिधि में बच्चे कम थे उस स्कूल को मर्ज कर दिया बड़े स्कूल में। तो दैट वो जो आंकड़ा आप देते हैं वो बंद का आंकड़ा देते हैं, जबकि वो ये सरकार कहती है कि मेरे स्कूल के यहाँ पे 4 बच्चों आते थे, कहीं 3, उनको मिला के 4 स्कूल को मिला के मैंने 1 स्कूल कर दिया। वो ये कर दिया, सीनियर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दैट गवर्नमेंट, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। बस उसके अलावा नहीं आप बोलिए। 2022 में मोदी जी ने एक स्कूल में शूटिंग कराई थी गुजरात में, याद होगा? वो स्कूल भी टेम्परेरी कंटेनर में बनाना पड़ा था।
अगर आपका इतना अच्छा गुजरात मॉडल था तो वो स्कूल क्यों बनाना पड़ा था और उसमें फिर एक्सपोज हुए थे। अवार्ड तो वापस आपने आता लिया हूं, था। इनको फिर WhatsApp वापस पे गलत आता चीजें आती हैं, हूं। अरे फोन भाई में बहुत दिक्कतें इनकी मीडिया में चलती चला था और सारे देश ने देखा था। ठीक है। अब बात आती है नीट की। नीट के ऊपर बात आई, एक आपने क्या एंटी किया? विकसित भारत अरे क्यों भाई नहीं है? सुनिए उस ना, पे भी बोलिए नीट से नीट के एक मिनट बताइए, नीट के घोटाले के बाद विकसित भारत बनेगा क्या? मुद्रा लोन का इतना झूठ बोला गया देश के अंदर। देश के प्रधानमंत्री ने कहा आप सजेशन दीजिए नीट जैसे सजेशन मांगेंगे तो मैं सजेशन भी दूंगा। हाँ, सजेशन रुकिए दीजिए। जरा 33 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया। फिर इनकी एक नेत्री थी, उन्होंने कहा 44 करोड़ लोगों को लोन दिया गया मुद्रा लोन। आप में से कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला? हिंदुस्तान के अंदर 26 करोड़ परिवार हैं, आप में से कितने लोगों को लोन मिला? बताइए मुद्रा लोन आप में से एक को भी नहीं मिला। अपना ही सवाल अपना ही जवाब। मैं फिर कोई कहता हूं, कहानी नहीं, कोई लेना अगर देना नहीं। 26 खुद ही अगर कहानी बना 26 के लाएंगे, खुद ही बोल देंगे। अरे भाई 26 प्रतीक जी बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं। 26 करोड़ परिवार हैं तो इसका मतलब हर परिवार में 2 लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। आप में 50 लोगों में से एक को भी नहीं मिला। आप झूठ को समझिए, आप झूठ को समझिए। मैं वही तो कह रहा हूं भाई, आपको नहीं पता तो क्या एक एक परिवार में 10-10 लोग मुद्रा लोन चलेगा क्या? 26 करोड़ परिवार वो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि झूठ ना परोसा जाए। मैंने यही कहा कि हाँ बस यही मैंने ये कहा, करेक्शन ये भी कर रहे हैं, मैंने- करेक्शन ये भी कर सकते मैं हैं भी- कि झूठ ना बोला जाए। मैंने यही कहा। हाँ, परसेप्शन ना बनाया जाए, बस अगर- बाकी आप बढ़िया। मेरी बात कोई झूठ है तो प्रतीक जी आप भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने नहीं, कहा आप पकड़ सकते हैं। इन्होंने आपको यही पूरा कहा अधिकार है। जब हमने मांगा नहीं तो हमको मिलेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं 26 करोड़ परिवार है और 44 करोड़ लोगों को अगर मुद्रा लोन मिल गया तो हर परिवार में लगभग 2 लोगों को मिल गया। ये इतना बड़ा झूठ है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, अभी इन्होंने कहा कि साहब बिजली नहीं दे पाए थे। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव थे, 32,000 गांवों में बिजली थी। और अगर हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 60 साल का तो उसके अंदर 11,500 गांव को पर ईयर बिजली दी गई है और इनके समय पे केवल और केवल 1400 गांव। आलोक जी अब यहां पे हम टोकेंगे। आप बताइए, आप रुकिए बताइए जरा। यहां पे हम टोकेंगे। बताइए। नहीं रुकिए, मैं नहीं आप तैयार हूं आपका उत्तर देने के लिए। मैं बिल्कुल, मैं झूठ पकड़ दूं? मुझे नहीं, मुझे ये बताइए वाजपेयी जी, मलूक साहब, सारे लोग मौजूद हैं, मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए। जो नीति का तो आप ही ने था, नीति आयोग की जो बैठक हुई उसका एजेंडे में क्या था? देखिए मैं वहां पर नहीं था, मैं बताता हूं, एजेंडा डिस्क्लोज मैं बताता हूं उसके एजेंडे, मैं बताता हूं, अरे मैं बताता हूं। आप मैं सिर्फ पहले मेरे आंकड़े को काटिए कि मैंने बिजली का आंकड़ा गलत दिया है। नीति आयोग का एजेंडा हाँ या ना में उत्तर क्या बताएंगे? इनको नीति आयोग का बताइए एजेंडा ना नहीं मुझे। पता, पूरे देश को पता है। अब मैं बताता हूं मीटिंग से- आपका। अरे भाई देखिए प्रतीक जी, नीति आयोग का एजेंडा नहीं पता और झूठ बोलने लग रहे हैं। प्रतीक देखिए, जी ये झूठ जो परोसा जाता है, अपोजिशन ये को जो बोलने झूठ परोसा दीजिए। जाता है लाल किले की प्राचीर अरे से, आप परोस रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े। देश के अंदर सर मैं यही कह रहा हूं, झूठ ना बोला जाए ना झूठ परोसा जाए। मैं कह रहा हूं नीति आयोग के एजेंडे में चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी बिजली वितरण को लेकर बातचीत। तो क्या आफत आ गई थी? तो क्यों आफत आ गई थी? आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं हर गए? एजेंडे में मैं होती है। यही जानना हर चाहता नीति हूं आयोग के क्यों एजेंडे नहीं में गए? होती है। जी क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत बहुत प्रणाम है आपको। ठीक है, जी। मैं जो ये बिजली की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। बहन देखिए, मैं आलोक, पिछले 3 महीने के अंदर बहन कितने पुल बिहार के अंदर गिरे पता है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। बहन ये सवाल नहीं था कि बीजेपी के शासनकाल में बिजली आ रही है या आरजेडी के, मैं ये सवाल ही नहीं था बहन ये था कि जब कल आपका पोता होगा तो क्या वो भी यही रोएगा? सवाल ये था। इस मुल्क की उन्नति के लिए हम क्या आज की क्लास में जाएंगे या आज के क्लास में जाए बगैर मेरा काम चल जाएगा? अगर मेरा आज के क्लास में जाए बगैर काम चल जाएगा, हमें आपकी मीटिंग में अटेंड ही नहीं करनी, हमें आपके यहां जाना ही नहीं, तब तो ये बहस का ही मतलब बेकार हो। और उस हिसाब से तो मैं गोदी मीडिया हो गया फिर। हाँ जी, क्या जी, फिर से बोलिए। ये भगोड़े कहे नहीं ये भी नहीं, ये शब्द बिल्कुल खराब है ना, विपक्ष के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं ये भी नहीं कहिए ये इनको। देखिए बहन जी एक बात सुनिए, इस मैंडेट को 24 का मैंडेट वो कह रहे हैं लोग प्लांटेड है, बताइए। 24 का कोई बात नहीं, मैंने तो मना कर दिया ना, ये शब्द हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे विपक्ष के लिए, ना मैं लूंगा।
मैंने कहा 24 का मैंडेट या तो आप नहीं समझ पाए, या ये नहीं समझ पाए, या ये मुल्क क्या सोच रहा है ये नहीं समझ पाए। मलूक जी सबसे महत्वपूर्ण बात है, विपक्ष के लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं एनडीए के लोग, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, और अगर एंकर ने कह दिया कुछ भी सच्चाई तो कहेंगे गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। समझ नहीं आ रहा। देखिए, दो विपक्ष में से खड़े आरजेडी और कांग्रेस, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में कहा कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को जलेबी और पकौड़े दे दिए, और आरजेडी के लालू प्रसाद जी राबड़ी जी ने कहा कि बिहार को झुंझुना दे दिया। तो इन विपक्ष में ही कौन सा सच बोल रहा, कौन सा झूठ बोल रहा, जो दूसरे को झूठा बताते हैं? इनको दे सर, इनको दे पहले आरजेडी जवाब दे। आरजेडी मैं दोनों लोग का जवाब देना चाहती हूँ। एक ने बोला ये मोदी जी हैं जो देश को 5th इकोनॉमी बना दिए, और ये मोदी जी हैं जिन्होंने ब्रिटिश एरा से भी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी ला दी इस देश में। ये मोदी जी हैं कि हमारा बजट 48 लाख करोड़ का है, लेकिन 2024 और 25 के एंड तक, वित्तीय वर्ष के एंड तक हमारे ऊपर कर्ज 181 लाख करोड़ का हो जाएगा। हमारा जितना बजट है उससे 4 गुना ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा। ये मोदी जी हैं, ये मोदी जी हैं कि हमारा 48 लाख करोड़ के बजट में 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज में दिए जाएंगे, और वो मूलधन में नहीं ब्याज में दिए जाएंगे। और ये मोदी जी हैं, इसलिए मोदी जी का गुणगान इतना मत करिए। और बिहार को जो बजट मिला उसको बता दो भाई, एक मिनट बोले, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट पहले से आवंटित थे, पास थे, और पैसा ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार फैसिलिटेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो मनी बोरो कर सके, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, चाहे जहां से वो मनी बोरो कर सके, और वो घाटे में जाएगा। राज्य के फिस्कल डेफिसिट वो केंद्र सरकार के घाटे में नहीं होगा, वो राज्य बिहार सरकार के घाटे में होगा। कल का जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके ऊपर ये कर्ज होगा। ये नीतीश कुमार जी ठीक, मैं आप जवाब अभी जवाब देंगे। जी कौन सवाल पूछेगा भाई? और इतने सवाल, तब तो 2047 में निश्चित तौर से हम पहुंच रहे हैं बढ़िया तरीके से। सर, मेरा सवाल कंचना जी से है। अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं, और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेस पैरिटी क्या है और सीपीआई इंडेक्स क्या है? इसके बारे में ज़रा हमें अवगत कराएं। अर्थशास्त्र की बात चल रही है। दूसरा मेरा सवाल आलोक जी से है। इन्होंने शुरुआत में कहा कि जो रेल हादसे हैं वो बढ़ गए हैं, आंकड़ों के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो हमें ये बताएं कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने रेल हादसे हुए थे, और 2014 से लेकर 2024 तक कितने रेल हादसे हुए हैं, आंकड़े बताएं। एक बात बस मैं इनसे पूछा, उत्तर देता हूं। तो आप किसी से जवाब नहीं मांग पाओगे और भाग जाओगे स्टूडियो छोड़। अच्छा, अगर हम आंकड़े पूछ लिए ना, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए, 10 साल के आंकड़े हमने बोले, अभी खुद तो भागने को लड़ाई करने लगते हैं। मेरे को भागने की बात कर रही है, खड़ी हुई। खुद तो यहाँ खड़े होकर बात कर रही थी। हम यहाँ खड़े यही दिक्कत है। आप भागना चाह रही है, कहाँ जाएंगी? आप कहाँ जाएंगी? कहीं खड़े रही है। हमने आंकड़े पूछ कहीं लिए करते ना। तो आप भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान। हम तो कह रही है कि हमारे कंचना, आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, पढ़ी लिखी डिबेट करती हैं, अच्छी डिबेट करती हैं, रिस्पेक्ट है आपकी। जी नहीं, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। पहले इनको मौका देंगे, उसके बाद हाँ आपको कुछ बोलना है तो बोलिए उस सवाल पे। जी अगर सवाल पे बोलना है तो बोलिए। इनके सवाल जवाब ऐसे बोलेंगे, मेरे को थोड़ा मौका दीजिए आप। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, एक बार मैं इनसे इतना बोलना चाहता हूं। दो बातें बहुत झूठ की बोली गई, आपके शो को बहुत लोग देखते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो हमारे भाई ने वहां पे बताया 86% है भारत का, 400% कनाडा, यूएस, जर्मनी, किसी का भी उठा के देखिए। जब देश की जीडीपी ज्यादा होती है तो कर्ज ज्यादा मिलता है, यह बच्चा जानता है। आरजेडी वालों को कौन समझाए? मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, पहली बात। अब दूसरी बात मुद्रा लोन के लिए कही गई। आलोक जी बहुत आंकड़ों के जानकार बन रहे थे, मुद्रा लोन की बात समझते हैं, और उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोन दिया गया, और यहां पूछने लग गए आप में से कितनों को मिला? मुद्रा लोन 40 करोड़ यूनिक अकाउंट्स को नहीं दिया गया है। इस देश में स्टार्टअप उद्यमी करने वाले लोग, अगर मैंने इस साल मुद्रा लोन लिया तो अगले साल भी ले सकता हूं। हर साल का डेटा मुद्रा की वेबसाइट में मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं, पर बात नहीं करेंगे। पर आंकड़ों की बात करनी है तो इतना बता दीजिए, 3 आंकड़े पूछ रहा हूं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आपने कितनों को निकाला था? 3 करोड़ घर हमने दिया, आपने कितनों को दिए थे? 2.86 करोड़ लोगों के घर में हमने बिजली पहुंचाई, आपने कितनों की पहुंचाई थी? आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने की सरकार ताकत रख रही है, इसलिए नहीं कि वो गरीब है, इसलिए नहीं कि उनको राशन चाहिए, इसलिए ताकि राशन की चिंता के बगैर वो अपने पैसे से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। आपने कितनों को किया था? ये झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे और विकास के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद खड़े होकर कहेंगे हम जानकार हैं। आलोक जी,
क्या जानकारी है, बड़ी जबरदस्त। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है उसकी कीमत ऐड करके और उसको कॉस्ट में जोड़ दिया गया है, उसके आधार पर आंकड़ा निकाला गया है। इन्होंने कहा 3 करोड़ मकान बनाए, इनके मंत्री ने तो कहा था 4 करोड़ बनाए। पहले फैसला कर लीजिए कि कितने करोड़ बनाए। आप किस पे खुश मैंने हैं? दोनों 4 में नहीं, मैं आप कह रहा हूँ 3, मैं कह रहा हूँ 3 भी नहीं बनाए ना। अब मैं प्रश्न ये प्रतीक था जी, आपने कितने बनाए, प्रतीक जी, एक बार नहीं बोलेंगे। प्रतीक जी, आपके राज्य क्या कर रहे हैं, एक बार नहीं बोलेंगे।